गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम आपका चैप्टर रीड कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था अभी, एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल हमारा जिसका डोमिनेंट था वो कौन सा था? कांग्रेस पार्टी थी, जो काफ़ी समय से मतलब पहले 3 इलेक्शन में तो वही डोमिनेंट रही थी, मेजॉरिटी के साथ मतलब उसकी भारी जीत हुई थी। ठीक है, अब देखिए जो हम पढ़ रहे हैं वो है गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस के गठबंधन सभाओं ने उसे एक असाधारण ताकत दी। पहली बात यही है कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने आप में शामिल कर लेता था। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना पड़ता है। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। इस रणनीति की वजह से विपक्ष जो है वह कठिनाई में पड़ गया। विपक्ष यदि कोई भी बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा होती थी। विभिन्न समूहों और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती थी। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया और आज़ादी मिलने के बाद भी इस बात पर अमल जारी रखा। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था। पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझता था। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे। अपनी गठबंधन स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी। ठीक है, कांग्रेस का जो स्वभाव था वो गठबंधनी था। जो भी उसके विपक्ष होता था वह उसे अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेता था और इसी बात से जो विपक्ष है वो काफ़ी चिंतित था। कहता है इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने के बजाय उसकी ताकत साबित हुई। ठीक है, जो उनमें आपस में कंपटीशन था वह उसकी कमजोरी नहीं बनी, वह उसकी ताकत बनी। चूँकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों को आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को इन्होंने बेहतर नहीं समझा। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयां विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी। ठीक है, जो कांग्रेस की जो प्रांतीय इकाइयां थी वो ज़्यादातर बहुत सारे गुटों को मिलाकर ही बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम वर्गीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी। देखिए, कोई ऑप्शन नहीं था कि कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी होगी। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि कोई विकल्प था ही नहीं। उसके बावजूद जो विपक्ष की पार्टियां थी वो कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थी। गुटों की मौजूदगी यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार की तरह काम करती थी। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी स्पर्धा के पहले के दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे कांग्रेस की जो डोमिनेंसी थी, कांग्रेस ही यहाँ पर डोमिनेंट पार्टी थी। ठीक है,
अब देखिए विपक्षी पार्टियों का उद्भव किस तरीके से वो उभर कर सामने आए, किस प्रकार वो बनी, उनके बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षीय पार्टियां नहीं थी। ठीक है, चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अनेक यहाँ पर क्या थे, बहुदल थे, और बहुदलीय लोकतंत्र हमारे यहाँ पे था वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थीं। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक के किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। ठीक है, 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ये होता है बहुदल वहाँ पर होना और उन दलों में से एक जो चूज किया जाए लोगों द्वारा। ठीक है, एक दल अपनी सरकार बनाए या गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाए। ठीक है, तो लोकतंत्र का यह मुख्य बिंदु होता है। और यह जो हमारे विपरीत बहुत सारी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के विपरीत खड़ी हुई थी, इसी ने मतलब जो हमारे लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों को सुचिंतित आलोचना की। इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता है कि विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा। ऐसे करके इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतांत्रिक विरोधी बनने से रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। ठीक है, चाहे वो विपक्षी दल के नेता थे, चाहे वो कांग्रेस के, दोनों के बीच में आपस में सम्मान की भावना थी, सम्मान का भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था। ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था और एक वो समाजवादी नेता बन गए थे। तो वहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल होने का उन्हें न्योता दिया था। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता था कि कांग्रेस मतलब जो भी उसके विपक्ष में होता था, जो बोलने की हिम्मत रखता था, ठीक है, जो उसकी आलोचना करता था, वो उसे अपने दल में सम्मिलित करते थे। लेकिन जैसे जैसे मतलब कांग्रेस की ये क्षमता घटी और उन्होंने मतलब राजनीतिक जो दल थे या जो उनके विपक्ष में थे उनको अपने अंदर शामिल करना बंद कर दिया, तो जो अन्य राजनीतिक दल थे वो उभर कर सामने आए। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब के आगे के हिस्सों में हम देश की राजनीति के अन्य दौरों की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है।